उड़ीसा में हुए रेल हादसे में लगभग 300 लोगों की जानें जा चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रेस्क्यू टीम अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है। रेल मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से यह रेल हादसा हुआ है, लेकिन पास्ट में कई रेल हादसे हुए हैं जिसके वजह से रेलवे पर कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने इससे सबक नहीं सीखा, जिसके वजह से हम लोगों को उड़ीसा का एक बड़ा रेल हादसा देखने को मिला। चाहे आप जुलाई 2011 के फतेहपुर एक्सीडेंट को देख लीजिए जिसमें 70 लोग मारे गए थे, या फिर मई 2012 का हम्पी एक्सप्रेस को देख लीजिए जिसमें 25 लोग की मौत हो गई थी। मई 2014 में गोरखपुर एक्सप्रेस एक्सीडेंट 25 लोग मारे गए। मई 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस एक्सीडेंट 146 लोग मारे गए। जनवरी 2017 में हीराकुंड एक्सप्रेस एक्सीडेंट 40 लोग मारे गए। अगस्त 2017 में उत्कल एक्सप्रेस एक्सीडेंट 20 लोग मारे गए और इसके 4 ही दिन के बाद कैफियत एक्सप्रेस एक्सीडेंट जिसमें 70 लोग घायल हो गए। और इसी घटना के बाद भारत के तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पद से रिजाइन भी किया था। आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक साथ उड़ीसा में 3 बड़ी दुर्घटना कैसे हुई और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें गलती किसका था। यह एक्सीडेंट उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ जो बहानगा बाजार स्टेशन से पहले है। नॉर्मल बिल्डिंग लाइंस की तरह यहाँ भी अप एंड डाउन रेलवे लाइन चलती है। अप लाइन चेन्नई की तरफ जाती है और डाउन लाइन हावड़ा की तरफ जाती है। इसके अलावा इन दोनों के बगल में एक एक लूप लाइंस भी होती है। लूप लाइंस को हम सर्विस रोड की तरह मान सकते हैं जिसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी बड़ी ट्रेन को जल्दी जाना होता है। अक्सर राजधानी और शताब्दी के लिए अन्य ट्रेनें कुछ देर के लिए लूप लाइन में चली जाती है और फिर मेन लाइन से राजधानी या शताब्दी गुजर जाती है और फिर गुजरने के बाद लूप लाइन में खड़ी ट्रेन मेन लाइन में आ जाती है। शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन से टाइम से निकल चुकी थी और नेक्स्ट स्टेशन टाइम से पहुंच भी जाती क्योंकि बहानगा बाजार में उसका स्टॉपेज नहीं था। इसी टाइम बहानगा बाजार स्टेशन से ठीक पहले एक गुड्स ट्रेन लूप लाइन में खड़ी थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि कोरोमंडल लूप लाइन में घुस गई और वहां पहले से मौजूद गुड्स ट्रेन को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतना खतरनाक था कि टक्कर के बाद कोरोमंडल का कुछ डिब्बा गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और कुछ डिब्बा डाउन लाइन में गिर गया। उसी टाइम डाउन लाइन पे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस हावड़ा की तरफ जा रही थी और वो भी इन बोगियों से टकरा गई। 2017-18 रेलवे बजट में एक सेफ्टी फंड राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK को जोड़ा गया जिसका कॉर्पस 1 लाख करोड़ था और जिसे कई सेफ्टी वर्ष के लिए सेटअप किया गया था क्योंकि हमारे रेलवे में पहले से कई एक्सीडेंट होते आए हैं। इस फंड की 3 प्रायोरिटीज थी। पहला, रेलवे ट्रैक्स को इम्प्रूव करना और जो इंजन केबिन्स थे उसको भी इम्प्रूव करना और तीसरा जो क्रू मेंबर्स थे उसको अच्छे से ट्रेन करना। 2017 से लेकर 2022 तक इस सिक्योरिटी मेजर्स के लिए 20,000 करोड़ खर्च होना था। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 करोड़ देती और रेलवे इसमें 5,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करता, परंतु रेलवे ने अगले 3 साल में फंडिंग ही नहीं किया, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, इस फंड में जो पैसे पहले से जमा थे उसमें से 2,200 करोड़ नॉन रेलवे सेफ्टी में खर्च किया गया। सोचिए अगर यह पैसे रेलवे सेफ्टी मेजर्स में खर्च किए जाते तो शायद यह एक्सीडेंट नहीं होता, शायद ऐसी कई डिरेलमेंट्स रुक जा सकती थी। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर जिसमें बहुत अधिक डिबेट हो रहा है। मुद्दा यह है कि क्या 300 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी? क्या यह लापरवाही इंडियन गवर्नमेंट की है? 2012 में एक ट्रेन कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम डिजाइन किया गया था जिसका नाम अब कवच रखा गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह कवच सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 सर्टिफाइड है, जिसका यह मतलब है कि इस कवच के आने के बाद एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 1 in 10,000 ईयर्स हो जाती है। यह सिस्टम इतना एडवांस है कि यह अपने रेडियो वेव्स में ट्रैक में 10 किलोमीटर दूर किसी भी वस्तु के बारे में मालूम कर लेता है और ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर तक कम कर देता है, जिसके बाद ट्रेन को रोकना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि अच्छा व एडवांस सिस्टम होना और अच्छा व एडवांस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना दोनों जमीन आसमान का अंतर है। फैक्ट यह है कि यह कवच सिस्टम पूरे इंडियन ट्रैक के केवल 2% में लगाया गया है, सिर्फ 2% में। पहला फेज में यह कहा गया था कि 2022-23 में कवच को 2000 किलोमीटर तक के रेलवे ट्रैक में सेटअप किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 1445 किलोमीटर तक के रेलवे ट्रैक्स को कवच से ट्रैक किया जा सका। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान देना है कि भारत का टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि जिस स्पीड से कवच को कवर किया जा रहा है, अगर उसी स्पीड से काम जारी रहा तो हम और आप इस दुनिया से निकल लेंगे, लेकिन फिर भी यह काम पूरा नहीं होगा।
यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कवच को रेल नेटवर्क से जोड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसका जवाब बहुत जरूरी है। अब हम रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस की बात करेंगे। इंडियन रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस लेवल बहुत ही अधिक लो है। खराब ट्रैक की वजह से 2017-21 तक 1127 डिरेलमेंट हो चुकी है। CAG कैग ने इस इशू को अपनी रिपोर्ट में भी रिवील किया था। कैग के रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वजह से कई डिरेलमेंट्स हो चुका है। तो अब यह मत सोचिए कि यह घटना सिर्फ दुर्घटना थी, लापरवाही कह सकते हैं इसे। कई एजेंसीज पहले से मेंटेनेंस को लेकर चेतावनी दे रही थी। सभी सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया था, जिसके वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। यह जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें सबसे बड़ा सवाल सिग्नलिंग पर भी उठ रहा है। छोड़िए कवच की बात, यह बताइए कि सिग्नलिंग इतना खराब कैसे हो गया। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में अभी कंप्लीट रिपोर्ट आना बाकी है और उसके बाद सारी बात ओपन हो जाएगी। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि भारतीय रेल का वर्तमान हालत और इसका सेफ्टी कंडीशन बहुत अधिक लो लेवल का है। यहाँ पर सरकार को बहुत तेजी से काम करके और सारे ट्रैक्स को कवच से कवर करना होगा। इस घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। तो यह था हमारा उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट का एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।